आज 5 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण संस्था की ओर से सर्वधन कार्यक्रम का शुभ आरंभ RCR वाटिका बधवाड़ा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा हुई। और यहां पहुंचने पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया। वह जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे उन सभी को बैच लगाकर सम्मानित किया। वह कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। फिर सभी ने एकत्रित होकर जल बचाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी ने शपथ ग्रहण की और जोरदार नारों के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे उन सभी ने पर्यावरण के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए और जनता को जागरूक संदेश दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में, पर्यावरण के बारे में और जल के बारे में इन गणमान्य व्यक्तियों का। याद करो तुमने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें बुद्धि का वरदान दिया, मानव देह का दान दिया, लेकिन याद करो तुम्हारे कर्मों ने शर्मसार किया। तुम्हारे कर्मों ने शर्मसार किया। तुम्हें प्रेम, समता और सद्भाव का एहसास दिया, लेकिन याद करो तुमने कभी क्या इसका प्रयास किया। तुम्हें शुद्ध हवा, पानी के साथ जीने का मंत्र दिया, लेकिन याद करो तुमने कैसा शोषण तंत्र खड़ा किया। सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम किया, लेकिन तुमने इंसान का हक मार किसका और कैसा इंतकाम लिया। मेरा संदेश यदि समझ गए फिर यह काली रात नहीं आएगी। इंसानियत अभी जिंदा है, अंधेरे की जिद भी चली जाएगी। इंसानियत अभी जिंदा है, अंधेरे की जिद भी चली जाएगी। कुदरत के इस राजेंद्र सिंह जी, समारोह अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुलाटी जी, पूर्व स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, मुख्य वक्ता पद्म श्री उमा शंकर पांडे जी, मुक्ता भारद्वाज, प्रोग्राम ऑफिसर विश्व युवा केंद्र, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी एवं डॉक्टर जगदीश चौधरी जी, ग्रीन इंडिया फाउंडेशन एवं पूरे देश भर से अलग अलग संस्थाओं से आए गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सभी अतिथियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि वो सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथियों को बैच पहनाकर उनका स्वागत करें। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि थोड़ी सी तालियों की गड़गड़ाहट। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा प्रकृति है। प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रकृति हम इंसानों की अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर मदद भी करती रहती है। एक बार मैं चाहूंगी हम सभी प्रकृति के लिए एक बार तालियां बजाएं। हम धन्यवाद करते हैं भगवान को जिसने हमें इतनी सुंदर प्रकृति से, इतने सुंदर पर्यावरण से नवाजा है। भारत की विशाल आबादी को सम्मानजनक जीवन के अवसर देने के लिए का सफर। जी हाँ, अभी मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना चाहूंगी जो हम करने वाले ग्रामीण विकास मंडल के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र बाबू जी। आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला उत्थान, युवा जागरूकता जैसे अनेकों कार्य किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर
लिए कार्य करने वाली अनेकों समूहों में आपकी विशेष भागीदारी, एक विशेष भूमिका रही है। वर्तमान में आप राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। एक औपचारिक भाषण के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजेंद्र बाबूजी मंच पर आए और यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन कार्यशाला के लिए इस सुंदर रमणीक स्थान बधवाना में आज के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र पर उपस्थित देश और दुनिया में जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले और अपने कार्यक्षेत्र थानागाजी और वहाँ के आदिवासी समाज में पानी वाले बाबा के नाम से प्रचलित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हरियाणा के पूर्व स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय सुनील कुमार गुलाटी जी, आपका परिचय स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का मुझे कुछ ज़्यादा जस्ता नहीं है। हमारे लिए आप एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक बहुत ही कर्मठ और प्रतिबद्ध इंसान है। उसी परिचय से हमारा और आपका पिछले 30 वर्षों का एक जुड़ाव है, संपर्क है, रिश्ता है। इस मंच को गरिमा प्रदान करने के लिए पिछले 2-2.5 दशक से पूरे देश में फूलों की खुशबू बिखेरने वाले, धरती माँ को फूलों से सजाने वाले निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर रामजी जैमल अद्भुत मौन कार्यकर्ता हैं। आपको कल हम सब सुनेंगे, लेकिन ये आपका विशेष प्यार है कि आप दोनों दिन हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में फूलों के पौधा वितरण के लिए घूम रहे थे, लेकिन जब हमने आग्रह किया तो आप उस काम को बीच में छोड़ करके हमारे बीच आए हैं। इस संस्था की स्थापना की विश्व केंद्र की प्रोग्राम ऑफिसर मुक्ता भारद्वाज जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में कुछ विशेष शख्सियत सामने भी बैठे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं, नौजवान भी इस कार्यक्रम में आए हैं, बहनें इस कार्यक्रम में विश्व की तरफ से, समस्त टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जीवन भर उनसे जो सीखा है, जो प्रेरणा पाई है, उस काम को भाई जी दुनिया में फैला रहे हैं। मैं भादावेरी के जंगल में एक झोपड़ी में उस काम को कर रहा हूँ। बस यही एक विनम्र आहुति उनके उस महान शख्सियत को है। वो ऊपर बैठ के हमें देख रहे हैं और हम उनकी आत्मा सदैव हमें प्रेरित करती रहती है। एक बार फिर से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन कार्यशाला के आयोजन के लिए उपस्थित मंचासीन सभी महानुभावों और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रिय मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है। जय हिंद, जय जगत। साधारणता, सरलता और सहजता, ये तीनों ही शब्द ऐसा लगता है कि राजेंद्र बाबूजी के लिए ही बने हैं, या मैं ये कहूँ कि तीनों ही शब्द इस व्यक्तित्व पर एकदम सटीक बैठते हैं। सर, आपका साधारण, सहज और सरल व्यक्तित्व हमें सदैव कुछ न कुछ सिखाता ही है। आपका बहुत बहुत आभार। आप विश्व युवा केंद्र में
प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर हैं। पिछले 14 सालों से निरंतर समाज के लिए कार्य कर रही हैं। आपने एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जैसे अनेकों कार्यक्रम किए हैं। आप महिलाओं के लिए ही नहीं अपितु हम सभी युवाओं के लिए भी एक संदेश है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विश्व युवा केंद्र से मुक्ता भारद्वाज जी को कि मंच पर आए और कार्यक्रम प्रस्तुति रूपरेखा। आप सभी को नमस्कार। मैं जैसा कि एक परिचय उन्होंने दिया, लेकिन एक साधारण सी जगह से आती हूँ और बहुत अच्छी एक संस्था मुझे काम करने के लिए मिली है। पिछले 5 वर्षों से मैं विश्व युवा केंद्र के साथ काम कर रही हूँ और विश्व युवा केंद्र का इतिहास ही इतना विख्यात है कि उसकी लेगेसी को आगे ले जाना एक बहुत ही अच्छा, एक मुझे जो बीड़ा दिया है मेरे पूर्वजों ने, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। विश्व युवा केंद्र जिसकी स्थापना 10 अगस्त 1961 को हुई थी, उसमें हम निरंतर 65 सालों से यूथ डेवलपमेंट, युवा विकास और एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। और एनजीओ जो ज़मीनी स्तर से ग्राउंड लेवल पे जो हमारे भाई बहन जो काम करते हैं, उसी को समझने परखने के लिए, उसी से जानने के लिए, सीखने के लिए हम इसी ग्राउंड स्तर पे अपने भाई बहनों के साथ, ग्रास रूट लेवल के एनजीओज के साथ मिलने के लिए आते हैं और इस काम को और बेहतर तरीके से आगे सीख कर और जगह फैलाने का प्रयास करते हैं। तो विश्व युवा केंद्र की तरफ से और ग्रामीण विकास मंडल की तरफ से मैं अपने सभी वरिष्ठ अतिथिगण जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं पूरे हरियाणा के अलग अलग स्टेट से, और अपने दिग्गज स्पीकर्स को बार बार नमन करती हूँ। और आप सब से यही सीखना चाहूँगी कि आप हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाकर जाएं जो छोटे छोटे कदम हम भाई बहन मिलकर चलें और विश्व में अपने भारत का एक परचम फैलाएं और दिखाएं कि हम अगर एकजुट हो जाएं तो पर्यावरण के लिए क्या नहीं कर सकते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने चमड़े के चरस में बैठाया और नीचे 150 फीट गहरे कुएं में डाल दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे तने काई देखा रे कुएं में? मैंने कहा, काका ई कुएं में तो सीधी सड़च है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हिंदी में बोलते हैं दरार। झीर, जिन झीरों से ऊपर बारिश का पानी नीचे धरती के पेट में जाता है और उस पानी को निकाल के फिर तुम हैंडपंप से, ट्यूबवेल से पीते हो, अपना जीवन चलाते हो। यदि ये दरारें ना हो तो वाटर बैंक नीचे नहीं बन सकता, एक्यूफर नहीं बन सकता। तो ये एक्यूफर को रिचार्ज करने वाली, उसको वो लोकल भाषा ये दरार वरार नहीं जानता था, सड़ जानता था। और तब तक मंगू काका ने मेरी एक दिन में सुबह से शाम तक 25 कुएं दिखाए और 25 कुएं दिखा के मेरी पीएचडी कंप्लीट कर दी। मैं शपथ लेता हूं कि पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की रक्षा करूंगा, पानी के एक बूंद बचाऊंगा, दूसरे को पानी बचाने की प्रेरणा दूंगा। ईश्वर मुझे इस पुनीत और पवित्र कार्य के लिए शक्ति दे। बोलिए भारत माता की जय। मुझे राजेंद्र सिंह कहते हैं और मैं पिछले 50 सालों से पानी और प्रकृति का काम करके जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और उन्मूलन का दुनिया का एक वैश्विक मॉडल तैयार किया है, जहां पर पहले बादल आते थे पर बरसते नहीं थे, रूठ कर चले जाते थे कहीं। अभी वहाँ बादल आते हैं तो बरसते हैं। क्यों बरसते हैं? क्योंकि वहाँ हरियाली बढ़ी, वहाँ पानी रुका। तो पानी का एवोपरेशन और हरियाली का ट्रांस एवोपरेशन, इन दोनों के कारण वहाँ जो जलवायु में पहले हीट वेव चलती थी,
जो गर्म हवाएं चलती थी अब वो बादलों में बदलकर वहाँ बरसती हैं। तो पहला, जिसको क्लाइमेट चेंज समझना हो उसको इन दोनों गीतों से फर्क समझ लेना चाहिए। पहला गीत था, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर दिल्ली चले गए। अब न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये गीत है 1980 का। 90 के दशक में 95 के बाद गीत बदल गया। अभी क्या गीत है जी? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और अब उनको एक पोती भी हो गई है, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी, अब मेरे बुढ़ापे में है खुशहाली। मुझे मालूम है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा बहू सब मेरे साथ रहेंगे। तो यदि जलवायु परिवर्तन को समझना है तो जिस तरह का डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन होके आज हमारे शहरों की गर्मी बढ़ रही है, शहरों में एक हीट स्टेट बन रही है। ये जो न्यू हीट स्टेट बन रही है शहरों में, वो इसलिए बन रही है कि शहरों के ऊपर हमारा जन दबाव बढ़ता जा रहा है, गांव उजड़ के शहरों में जा रहे हैं। तो ये शहरों की बढ़ती आबादी और शहरों की बढ़ती ज़रूरत अब अपनी जगह पर पूरी करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इस देश को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उन्मूलन करना है तो राजस्थान में आके सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि राजस्थान के लोगों ने पिछले 50 सालों में अपना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उन्मूलन कैसे किया, और जो बंदूक के सहारे जीते थे, जो लूटपाट करते थे, जो बागी थे, अब वो बागी छोड़कर किसानी में कैसे आ गए। ये अंतर अपने आप पूरी कहानी को सुना देता है। सर, जैसे कि जल संरक्षण का मुद्दा जो आप लेके चले हैं, इसको किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाए? जैसे कि जल की सतह काफ़ी नीचे जाता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये समस्या कैसे समाधान होगा इसका? इसका समाधान होगा खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। वर्षा की एक एक बूंद को हमें बचाना होगा। वर्षा के बूंद जहाँ गिरे वहीं रोकें। एक तो यह, दूसरा पेड़ लगाने होंगे हर जगह, क्योंकि पानी का बेटा पेड़ है। मेरा मंत्र है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो मैं पूरे देश में पिछले 30 वर्षों से यही बात कहता जा रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, प्राइमरी में, जूनियर में पानी की पाठशालाएं लगा के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोकिए। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है, और ये पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब को मिल करके तालाब भरने होंगे, कुएं फ्रिजिंदा करना होगा, नदियों की सफाई करनी होगी। पानी गंगा और यमुना का देश है, जहाँ मेरी पहचान होती थी। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। आज वो माँ गंगा का अस्तित्व खतरे में है। महाराज भागीरथ गंगा तो ले आए, लेकिन यदि माँ अब रूठ गई तो फिर वो दोबारा कौन भागीरथ होंगे जो गंगा माँ को लाएंगे? हमको मिलना होगा, बैठना होगा, इस विषय पर एक जल आंदोलन बनाना होगा जो जन आंदोलन बने, जल क्रांति करनी होगी जो जल क्रांति बने, और हम सबको सब कुछ भूल करके अगला जो हमारा तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है पानी पर, वो पानी पर विश्व युद्ध ना हो, भारत में ना हो, दुनिया में कहीं ना हो, ऐसी कोशिश करनी होगी। गंगा और यमुना के देश में पानी बिक रहा है, पानी का एक बाजार खड़ा हो गया है। गरीब पानी कहाँ से पाएगा? 140 करोड़ व्यक्ति का पेट भरना है, किसान भोजन कहाँ से पैदा करेगा? वो अपने लिए नहीं कर रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम आप सब मिल करके एक जो पानी है सनातन से हम देखते रहे। जब हम पैदा हुए तो पानी में थे, माँ के पेट में, गर्भगृह में। जब बाप जब आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे गए तो पानी की घड़े की परिक्रमा हुई, जो राख बनी वो भी पानी में डाली गई। इसलिए जल का जो रिश्ता है तब तक है जब तक जीवन है, और जीवन के बाद भी है, और जीवन के पहले से है। तो हम आप सब मिलके, आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, इस दिशा में इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा ही रहे हैं, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम आपने यहाँ पे रखा जो आज, इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रकार के प्रोग्राम आप कितने दफ़ा कर चुके हैं? ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीने आप सब लोग, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों की सांसें फूल रही थी प्रदूषण के कारण। तो अब आम आदमी को ये समझ आने लगा है
कि पर्यावरण का जो मुद्दा है, पानी, हवा, धरती को बचाए रखने का जो मुद्दा है, वो मानव अस्तित्व का मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के ग्रामीण विकास मंडल पिछले 40 वर्षों से रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगोष्ठी, सामाजिक संस्थाओं के साथ पौधारोपण का काम, ये एक लंबा अरसा चल रहा है कार्यक्रमों का। उसी कार्यक्रम की कड़ी में 5 और 6 दिसंबर का ये कार्यक्रम विश्व केंद्र के साथ मिलकर के ग्रामीण विकास मंडल ने आयोजित किया है, जिसमें हरियाणा के सामाजिक संस्थाओं के 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इस दौरान आपने देखा कि सुबह के सत्र में देश के प्रमुख जल प्रहरी, जल योद्धा और जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, पानी के काम को लेकर पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडे जी, और हरियाणा के प्रशासनिक क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी सुनील गुलाटी जी मौजूद रहे। और उन्होंने अपने जीवन के, अपने पानी के काम के बहुत ही सुंदर अनुभव, व्यवहारिक बातें हमारे प्रतिनिधियों के साथ, प्रतिभागियों के साथ साझा की। हमें उम्मीद है कि ये सब लौट करके हरियाणा में अपने क्षेत्र में इस दिशा में काम। मेरा नाम सविता सोनी है जी। मैं ग्रामीण विकास मंडल में महिला प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हूँ लगभग 7 साल से जी। और इसमें 7 साल से हम लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, समय समय पर जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और इस काम को हम आगे भी सुंदर ढंग से करते रहेंगे। पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये पेड़ पौधे लगाने की वजह क्यों पड़ी हमें? क्योंकि आज जब हम आसपास एरिया में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और अगर हर मनुष्य अपने ये जिम्मेवारी समझेगा कि हमें एक एक पेड़ लगाएं और उसकी केयर भी करें, तो मुझे लग रहा है कि आगे जो भविष्य में जो हमारे आगे संकट का जो समय आने वाला है, तो वो उस चीज़ से हम बचाओ से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, आप पौधे लगाना एक बात है, लेकिन पौधे को बचाना दूसरी बात है। सिर्फ पौधे लगाना ही हमारी संस्था का उद्देश्य नहीं है, पौधे को बचाना भी है। करीब 40 साल से राजेंद्र जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पौधे हम लगाएं, पौधारोपण करें। सरकारी अभियान आते हैं, चले जाते हैं, हर साल फिर उतने ही पौधे रखते हैं, लेकिन उस पौधों का क्या सरकार केयर टेकिंग करती है या किसी लोकल NGO या किसी को कोई जिम्मेदारी देती है? सिर्फ लगाना ही उद्देश्य नहीं है। तो हमारी संस्था ये भी काम करेगी कि पौधे जो लगाए जा रहे हैं उसका भी केयर टेकिंग का काम है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी आपने देखा कोरोना में लाखों रुपए दे के भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो वो ऑक्सीजन का काम भी हमको चाहिए। सिर्फ पैसे से ही ऑक्सीजन नहीं मिलती, लाखों पैसे दे के भी लोग ऑक्सीजन नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने हमें एक ऐसा स्रोत दिया है, पौधे, जो हमें फ्री की ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर राजेंद्र जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंडल ने एक NGO प्रतिनिधि मंडल स्टेट लेवल हरियाणा का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय विश्व युवा केंद्र के तत्वाधान में किया है और आश्वासन देते हैं कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सुनील कुमार गुलाटी हूँ। तो ये एक शुद्ध वायु करके NGO है और इन्होंने ये एयर फिल्टर लगाया है जो कि गाड़ियों के ऊपर, बसों के ऊपर लगता है। इसका क्या फायदा होगा? दिल्ली NCR रीजन में जब गाड़ी चलती है तो ये 0.26 ग्राम कार्बन, जो प्रदूषण का जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, उसको हर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 0.26 ग्राम इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे चाइना में और इंडिया में भी स्मॉग टावर लगे हैं, तो स्मॉग टावर जो है वो मैक्सिमम अपने आसपास के 300-400 गज में काम करता है। ये गाड़ी जहाँ भी जाएगी ये हवा में से प्रदूषण को ख़त्म करती जाएगी। तो ये एयर फिल्टर हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। ये अगर गाड़ियों पे लगा दिए जाए तो कम से कम NCR रीजन में जो ग्रैब का सिस्टम चल रहा है उसमें अगर गाड़ियों पे ये लगा दिया जाए तो गाड़ियों को चलने की अनुमति भी दी जा सकती है और प्रदूषण को खुद ही ख़त्म कर देगी। बहुत अच्छा सिस्टम ये बनाया है। अमित भटनागर हैं इस संस्था के, उन्होंने इसको बनाया शुद्ध वायु के नाम से। इस संस्था को बनाए हुए कितना समय? अभी 8 साल हो गए इनको बनाए। 8 साल में कितना वर्क कर चुके हैं और कितने देशों में जा चुके हैं या अपने इंडिया? ये देखिए दिल्ली में कई जगह लगा है, आपको 500 के करीब गाड़ियों पे लगा है।
मुंबई में उन्होंने रोडवेज की बसों के ऊपर लगा दिया है, 250 बसों के ऊपर लगाया है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी संस्था आपसी है, ये ग्रीन क्रीमेटोरियम बनाती है, हरित शवदाह। उसमें बात यह है कि हमारे शरीर में 65% फैट है, तो अगर शरीर को जो मृत देह है उसको 760 डिग्री तक हीट कर दिया जाए तो उस फैट से ही बॉडी क्रीमेट हो जाती है। तो हमारे डॉक्टर रामजी जयमल हैं, उन्होंने 750 ऐसे शवदाह केंद्र सिरसा, फतेहाबाद, बठिंडा, अबोहर, फजलिका इस पूरे इलाके में बनवाए हैं और इसमें सिर्फ 60 किलो गोबर के डंडे से दाह संस्कार हो जाता है, क्योंकि हीट को एस्केप नहीं करने देते, उसी कॉन्फाइंड स्पेस में रखते हैं। उसमें कपाल क्रिया भी हो जाती है, एशेस भी कलेक्ट हो जाती हैं। सिर्फ यही है कि हीट को हम बचा लेते हैं और एक दिन में 2 बॉडीज़ भी क्रीमेट कर सकते हैं। अगली बॉडी में 60 किलो भी नहीं, सिर्फ 30 किलो गोबर के डंडे चाहिए। तो ये 85% SPM कम हो जाता है, 85% पोल्यूशन कम हो जाती है और बहुत उत्तम तरीका ये बनाया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश में, पूरे देश में हम इसको करें और अभी हमने इसको पेट्स के लिए भी और काउस के लिए भी हमने बनाया है।